नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 123 करेंगे। ओके, चलिए यार सवाल करते हैं। देखें, का दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपातिक मान दिया है 3:5 का आगे प्रत्येक में से 13 घटा दी जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती है। आगे का यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो पहले तो मूल संख्या निकालना पड़ेगा। देखिए, का प्रत्येक में से 13 घटाया गया, तो यार अगर कुछ घटाइएगा तो बाद वाला रेशियो तो छोटा होना चाहिए, पर इसने बड़ा दे दिया। इसका मतलब ये रेशियो अनअरेंज्ड है। रेशियो को अरेंज करना पड़ेगा, दोनों जगह के डिफरेंस को सेम करना है, क्योंकि बोला प्रत्येक में से 13 घटाया गया है। प्रत्येक संख्या में से 13 घटाए तो रेशियो में डिफरेंस सेम करना है। सेम करने का तरीका नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना। 10 और 21 का अंतर कितना है? 11। 11 से ऊपर में गुना करिएगा, 11 तिया 33, 11 पचे 55। 3 5 का अंतर 2, 2 से नीचे गुना करिएगा, 10 दूना 20, 21 दूना 42। अब ये अनअरेंज्ड वाला रेशियो था, इसका कोई जरूरत है नहीं, हटा दीजिए। अब देखें यार, पहला संख्या है 33, कहा कुछ घटाए तो हो गया 20, कमी हुआ कितने का? 13 यूनिट का। दूसरे संख्या में कमी हुआ कितने का? 13 यूनिट का। दोनों संख्या में कमी है अनुपात में 13 का, पर एक्चुअल में घटाए हैं कितना? 13 ही। 13 यूनिट बराबर 13, तो 1 यूनिट बराबर 1। 1 यूनिट 1 है, तो आप बताना पहला संख्या है 33 यूनिट। 1 यूनिट 1 तो 33 यूनिट 33। दूसरा संख्या 55 है, तो 1 यूनिट बराबर 1, 55 यूनिट बराबर 55। यानी पहला संख्या है 33 और दूसरा संख्या 55। सवाल का मूल संख्या में अगर 15 जोड़ दी जाए तो संख्याओं के बीच का रेशियो, पहला संख्या 33 है, इसमें 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 48। दूसरा संख्या 55 है, 15 जोड़िएगा हो जाएगा कितना? 70। 2 से काटिएगा यार ये 24 और 2 से ये कितना? 35। 24:35। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, का किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। 1 घंटा कहने का मतलब है कि पेपर जो है 60 मिनट का है। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सवाल में आगे इसने बोला कि एक बच्चा जो है उसने 25 मिनट में 30 प्रश्न सॉल्व कर लिया। 25 मिनट में कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए? 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए। तो अब आप बताना कि आपको कितने क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करना था, आपने 30 सॉल्व कर लिए, तो और शेष कितने सॉल्व करने हैं? 30 क्वेश्चन। अब आपके पास टाइम कितना है? टोटल टाइम था 60 मिनट। 25 मिनट आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो रिमेनिंग टाइम बच रहा है कितने मिनट? 35 मिनट। यानी आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 35 मिनट में। तो सवाल कहा प्रत्येक शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। देखें यार, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 35 मिनट में, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कितना मिनट में? 35/30 मिनट में। अब 5 सते 35, 5 छक 30। मिनट को सेकंड में लाइएगा तो 60 से गुना, 6 दहा 60, 10 सते 70 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, का दो श्रमिक ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए काम पर लगे हुए हैं। ए अकेले काम पूरा करने में, दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में लगे समय से 8 घंटा अधिक समय लगता है। यदि बी अकेले काम करेगा तो दोनों मिलकर जितना समय में काम करते हैं उससे 4.5 घंटा अधिक लगेगा। कहा एक साथ मिलकर काम को पूरा करे तो कितना समय लगेगा। सवाल का नेचर पहले पकड़िए। कहा अगर ए अकेले काम करेगा तो दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर जितने समय में काम करते उससे 8 घंटा ज्यादा लगता, और अगर बी अकेले काम करता है तो दोनों मिलकर जितने समय में काम करते उससे 4.5 घंटा अधिक लगेगा। अगर ए अकेले काम करे तो दोनों मिलकर जितना समय में करेगा उससे 8 घंटा एक्स्ट्रा लेगा,
अगर बी अकेले काम करे तो दोनों मिलकर जितने समय में काम करता है उससे 4.5 घंटा अधिक लगता है। कहा दोनों मिलकर काम करेगा कितने समय में हो जाएगा, तो रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, ए को एक्स्ट्रा लग रहा है कै घंटा, 8 घंटा, बी को एक्स्ट्रा लग रहा है 4.5, 4.5 यानी 9/2, 2 से काटिएगा 4 बार में, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 यानी 2 तिया 6 घंटा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। देखें कुछ लोगों को ये चीजें पल्ले नहीं पड़ा होगा, इसको बेसिक थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए कहा ए अकेले काम करेगा तो ए तथा बी दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं उससे 8 घंटा अधिक लगता है। सपोज ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम x घंटा में करता है तो ए अकेले करेगा तो उससे 8 घंटा ज्यादा लगेगा। और कहा बी अगर अकेले करता है तो दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं इससे 4.5 यानी कि 9/2 घंटा यानी कि 2x प्लस 9/2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। क्लियर है। तो आप एक चीज देखिए, ए अकेले काम करे तो पूरा काम कर देगा x प्लस 8 घंटा में, तो ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/x प्लस 8। बी अकेले पूरा काम करता है इतने घंटा में, तो 1 घंटा में कितना, डे का उल्टा पार्ट यानी कि एफिशिएंसी 2x प्लस 9 घंटा में। ए 1 घंटा में इतना काम, बी 1 घंटा में इतना काम, दोनों मिलकर 1 घंटा में काम करेगा कितना, तो दोनों मिलकर पूरा काम x घंटा में करता है तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/x। ये भी a प्लस बी का 1 घंटा का काम है, ये भी a प्लस बी का 1 घंटा का काम है, अतः आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब यार इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, नहीं तो बेसिक सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रेम बनेगा, x का वैल्यू आ रहा होगा x² बराबर कुछ आएगा, x बराबर रूट अंडर। तो बेसिक तो कहानी इस तरह से आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन टाइम आपका काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल 2-3 बार लैंग्वेज को पढ़िएगा, माइंड सेट हो जाएगा। सवाल कहा क्या कि ए अकेले काम करे तो दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं उससे 8 घंटा अधिक लेगा, और बी अगर अकेले काम करे तो दोनों मिलकर जितने समय में काम करते उससे 4.5 घंटा अधिक लगेगा। तो दोनों मिलकर काम करेगा कितने समय में हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। ए करे तो 8 घंटा एक्स्ट्रा लेगा, बी करे तो 4.5 यानी 9/2। सिंपल हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे। देखिए कहा त्रिभुज ए बी सी में एक ट्रायंगल है ए बी सी। का ए बी सी में कोण बी ए सी का द्विभाजक बी सी को डी पर काटता है। बी ए सी का द्विभाजक जो है बी सी को किस पॉइंट पे काटता है, डी पॉइंट पे। बी ए सी का द्विभाजक, द्विभाजक कहने का मतलब है कि एंगल ए को ए डी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। आगे कहा और त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त को ई पर काटता है। परिवृत्त कहने का मतलब बाह्य वृत्त। तो ए बी सी का ये जो बाह्य वृत्त है का इस बाह्य वृत्त को काटता है कहाँ, ई पॉइंट पे। ओके। का यदि ए बी और ए डी का रेशियो 3:5 है, ए बी 3 यूनिट है और ए डी कितना है, 5, तो ए ई और ए सी का रेशियो निकालना है। अब एक चीज आप यहाँ पर देखें यार, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे अगर इसको आप डॉटेड लाइन से मिला दीजिएगा, ऐसे देखें, ठीक है। अब आप देखें यार, क्या ए सी जीवा है, तो आप बोलेंगे यस सर ए सी क्या है, जीवा है। तो इस जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला ये कोण और इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला ये कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला सारा कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो AC अगर जीवा है तो AC द्वारा
परिधि पर बनने वाला ये कोण और AC जीवा द्वारा ही परिधि पर बनने वाला ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें यार, इन दोनों ट्रायंगल को आप जरा गौर से देखिए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACE। आप बोलेंगे सर इन दोनों ट्रायंगल में ADE में और ACD में दो कोण बराबर है, तो ये बचा हुआ तीसरा कोण जो है अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल का दो कोण इक्वल, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल से त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACE क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, और ये तो पता ही है कि सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का रेशियो आपस में समान होता है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का रेशियो समान। जरा देखें, त्रिभुज ADB में इस कोण के सामने का भुजा कौन, AB, और बड़का में इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इस कोण के सामने का भुजा कौन हो जाएगा, AE, तो AB बट्टा AE। ओके, ठीक है। अब देखें, त्रिभुज ADB में इस कोण के सामने का भुजा कितना, AD है, इस कोण के सामने का भुजा AD बट्टा त्रिभुज ACE में इसके बराबर ये कोण है, तो इस कोण के सामने का भुजा कितना, AC। काम खत्म हो गया। अब करना कुछ है नहीं, आपको दिया है AB दिया है 5, AB है कितना, सॉरी 3, तो AB 3 बट्टा AE बराबर AD है कितना, 5, AD 5 बट्टा AC। अब यार AE उधर चला जाएगा तो 3 बट्टा 5 बराबर AE बट्टा AC हो जाएगा, यानी AE और AC का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5। ऑप्शन नंबर बी में सुधार कर लीजिएगा, 5:3 नहीं, ये 3:5 होगा। ओके ना, ठीक है। एक बार फिर से समझिए यार, फिगर थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं तो आराम से समझ में आएगा। देखिए, एक त्रिभुज है अपना ADB, AB कितना है 3, AD कितना है 5, और एक ट्रायंगल है आपके पास ये वाला AEC। A तो दोनों में इक्वल है, कोण A दोनों में, चूंकि ये कोण समद्विभाजक है तो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला भी क्या है, थीटा। ओके, अब यार ये कोण B और इस ट्रायंगल का कोण E बराबर है। जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला एक ही तरफ का कोण B और E बराबर हो जाएगा। और अब दो कोण बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों का दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ये तीसरा कोण बराबर हो गया, काम खत्म हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। त्रिभुज ADB एंड ट्रायंगल ACE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का रेशियो बराबर होगा। देखिए, इस त्रिभुज में D के सामने का भुजा कौन, AB, तो इस ट्रायंगल में कोण D के बराबर कोण C है, तो कोण C के सामने का भुजा कितना है, AE। सिमिलरली इस त्रिभुज में कोण B के सामने का भुजा AD, इस त्रिभुज में कोण B के बराबर कोण E है, तो कोण E के सामने का भुजा कितना, AC है। AB आपको दे रखा है 3 बट्टा AE, AD दे रखा है 5 बट्टा AC, AE इधर आ जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 3 बट्टा 5 बराबर AE बट्टा AC, और AE AC का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5। ओके, अच्छा सवाल था, एक दो बार आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए, का एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर 20, 30 एवं 60 के गति से तय करता है। इस दूरी के लिए उसका औसत गति। एवरेज स्पीड निकालने का 3 तरीका होता है, आप लोगों को पता होगा। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ओके यार, और दो चीजें ध्यान में रखना, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालने से रिलेटेड हर सवाल में ये लगेगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर दो स्पेशल केस है, यहाँ भी ये चीजें लगेगा, इसी से ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला जेनरेट होता है। पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत पेपर में आता है, तो डायरेक्ट ही ध्यान में रखिएगा क्या, कि अगर दो समान दूरी को दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करे, दो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड के द्वारा तय करे, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई बट्टा एक्स प्लस बाई। और तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चालों के द्वारा तय करे, तो एवरेज स्पीड बराबर होता 3x वाई जेड बट्टा एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके ना। जनरली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये ध्यान में रखिए। और अगर दो समान दूरी दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करे, तो एवरेज स्पीड 2x बाई बट्टा एक्स प्लस बाई। तीन समान दूरी तीन अलग अलग चालों के द्वारा तय करे, तो एवरेज स्पीड 3x बाई जेड बट्टा एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी ये जनरली यही तीन तरीका है आपको एवरेज स्पीड निकालने का। ओके ना। तो अपना जो सवाल है, इसने बोला क्या, एक व्यक्ति जो है 7 किलोमीटर का क्रमिक चार दूरी को, यानी 7-7 किलोमीटर का चार क्रमिक डिस्टेंस को 10, 20, 30, 60 के गति से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। देखें यार, तीन दूरी रहता तो 3x बाई जेड बट्टा एक्स बाई प्लस बाई जेड जेड एक्स कर लेते, दो रहता तो 2x बाई बट्टा एक्स प्लस बाई। पर यहाँ 7-7 किलोमीटर का चार दूरी है, तो 7-7 किलोमीटर का चार डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 7 चौक 28 किलोमीटर। अब बट्टा में टाइम, तो 7 किलो समय बराबर होता क्या, दूरी बट्टा चाल का। 7 किलोमीटर के दूरी को 10 के चाल से जाइएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। सेकंड, 7 किलोमीटर के दूरी को 20 के चाल से जाइएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। अगेन नेक्स्ट 7 किलोमीटर के दूरी को 30 के चाल से जाइएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। एंड अगेन चौथा 7 किलोमीटर दूरी 60 के चाल से जाइएगा, समय कितना, दूरी बट्टा चाल। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऊपर 28, नीचे 10, 20, 30, 60 का एलसीएम लीजिएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक तो 7 छक 42, 20 तिया 7 तिरिक 21, 30 दूना 7 दूना 14, 60 एक कम तो 7 एक कम 7, 7 4 11, 1 12 और 2 14, 4 2 6 1 7 और 1 8, 84 बट्टा 60। और आपको पता है कि सर बट्टा में अगर फ्रैक्शन है तो ये इनवर्स हो जाएगा, 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब काट पीट कर लीजिए, 28 तिया 84, 3 से 20 तिया 60, यानी 20 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 7-7 किलोमीटर का चार दूरी तय किया तो टोटल डिस्टेंस 28 हो जाएगा, बट्टा में टोटल टाइम। अब इसको करने का एक और तरीका है, टाइम एंड वर्क जैसे करते उस तरीके से। देखे, पहला दूरी 10 के चाल से, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 60। तो यार इन सबों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 60। ये टोटल डिस्टेंस, ये हमने मान लिया दूरी है 60 किलोमीटर, दूरी कितना, 60 किलोमीटर। अब ये पहला 60 किलोमीटर डिस्टेंस 10 के चाल से जाइएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल यानी 6। 20 के चाल से जाइएगा, टाइम लगेगा 3। 30 के चाल से जाइएगा, टाइम 2 घंटा। 60 के चाल से जाइएगा, टाइम 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, 60-60 किलोमीटर का चार दूरी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 240 बट्टा में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 6 3 9 9 3 12, 12 दूना 40 यानी 20 किलोमीटर बराबर। ये टोटल एवरेज स्पीड आ गया। ओके, तो ऐसे करेंगे तो सवाल और भी आसान हो जाएगा। देखिए, कहा 5000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% के दर से। सवाल उधर है यार, ओहो, 6 सही 2/3% के दर से, इसको कैसे करें यार।
कहा 4/1/5 साल का ब्याज, 4/1/5 साल का ब्याज, 4/1/5 साल का ब्याज। तो देखिए आराम से, पहला धनराशि सपोज है P1 रुपया, मूलधन है P1। कहा 6/2/3%, तो 6×3=18, 2 20/3% के दर से। कहा 4/1/5 साल का ब्याज, 4/1/5 यानी 5 चौक 20 21/5 साल का ब्याज क्या होगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, परसेंट हटाइएगा बट्टा में 100। एक बार फिर से, पहला मूलधन है P1 रुपया पर 20/3% के दर से 21/5 साल का ब्याज क्या होगा? मूलधन गुना समय गुना दर। क्लियर है? अब का दूसरा धनराशि है P2 रुपया का, P2 रुपए पर यानी सेकंड धनराशि पर जो है, सेकंड धनराशि पर कहा 4% के दर से 2/3/4 साल, 4 दूना 8 और 3 11/4 साल। याद रखिएगा 4% के दर से 11/4 साल के साधारण ब्याज से 2 गुना है। 4% के दर से 11/4 साल का ब्याज, 4% के दर से 11/4 साल का जो ब्याज है इससे 2 गुना है यानी बराबर। एक बार फिर से, का P1 रुपए पर 20/3% के दर से 21/5 साल का जो ब्याज है, ब्याज यानी मूलधन गुना समय गुना दर का सेकंड धनराशि पर 4% के दर से 11/4 साल में जो ब्याज मिला इससे 2 गुना है। क्लियर? जैसे जैसे बोला लिख लिए। अब बस काटा पीटी मचा दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब मेरे भाई 2 दूना 4, क्लियर है? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ से P1 वेरिएबल को एक साइड ले आइए, P1/P2 बराबर, ये 3 दाएं साइड जाएगा तो 11 तिया क्या हो जाएगा? 33। और ये 21 दाएं साइड आएगा तो 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब देखिए पहला धनराशि है 3 से और कटेगा यार, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए इसको 7 बार में, 3 7 21, तो ये 7। अब बचेगा कितना? इधर तो 11 बच गया और बट्टा में 7 दूना 14, यानी पहला धनराशि है 11 यूनिट, दूसरा 14 यूनिट, दोनों मिलाकर टोटल धनराशि 25 यूनिट पर एक्चुअल में टोटल दिया था कितना? 5000 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना? 200। एक यूनिट 200 का दोनों धनराशि का डिफरेंस कितना है? तो 11 और 14 का डिफरेंस है कितना? 3 यूनिट। 1 बराबर 200 तो 3 बराबर 3 दूना 600 रुपया। ओके, अच्छा सवाल था, 1-2 बार इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 0.6 का वर्गमूल निकालना है। यार एक चीज आपको इसके लिए पता होना चाहिए, जैसे √2 है, √3, 4 का वर्गमूल तो पता ही है 2 होता है, 5 6 7 8, इस तरह से 10 11 12 किसी भी नंबर का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। √2 और √3 का तो याद ही होगा, √2 का होता है 1.414, √3 का 1.732, पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आप अगर वर्गमूल निकालना चाहे तो कैसे निकालिएगा? देखें, करना कुछ नहीं है, हर नंबर में 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 है तो बोलिए 2 गुना 100 कितना हो जाएगा? 200। अब 200 से जस्ट पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कितना है? 196। तो आप बताइए 196 का वर्गमूल कितना? 14, यानी कि 1.4 हो जाएगा। क्लियर है? 3 को बोलिए 300, 300 से जस्ट पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कितना? 289, तो 289 का वर्गमूल कितना? 17, यानी 1.7। 5 होगा 500, 5 यानी 500, 500 से जस्ट पीछे पूर्ण वर्ग संख्या 484, 484 का वर्गमूल कितना? 22, यानी कि 2.2। √6, 6 को बोलिए 600, तो 600 से जस्ट पीछे पूर्ण वर्ग संख्या 576, 576 का वर्गमूल कितना? 24, यानी कि 2.4। √7 है 700, 700 से जस्ट पीछे 600,
76, 676 का वर्गमूल कितना 26 यानी कि 2.6। 8 होगा 800, 800 से जस्ट पीछे पूर्ण वर्ग संख्या 784, 700 कितना 84 क्या, यस 784 या 700 कितना होगा 841 ना, ज्यादा हो जाएगा 729, 784 ये किसका होता है 28 का यानी कि 2 पॉइंट कितना 8। क्लियर है। तो इस तरह से आप वर्गमूल याद रख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट तक। और दूसरा चीज आपको बस ध्यान रखना है कि रूट अंडर 0.1 का वर्गमूल होता है 0.316। रूट अंडर 0.1 का वर्गमूल कितना 0.316। अब देखिए सवाल करना है तो यार रूट अंडर 0.6 का वर्गमूल निकालना है। करना कुछ नहीं है, इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 6 के बाद डेसिमल का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। अब 0.1 का वर्गमूल कितना 0.316 हो जाएगा। 6 का वर्गमूल तो 600 से जस्ट पीछे पूर्ण वर्ग संख्या 576, 26 का 25 का 625, 600 से जस्ट पीछे 576, 24 का होता है यानी कि 2.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा अपना अप्रोक्सीमेशन लगभग वैल्यू आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लगभग वैल्यू आएगा। चूंकि 6 का वर्गमूल 2 पॉइंट, जैसे रूट 2 का वैल्यू हमने देखा 1.4, तो इसका वैल्यू 1.4 थोड़े ना होता है, 1.414 होता है, तो वहां पे अप्रोक्स में वैल्यू आएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको। का निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। का वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 105 को डिवाइड करिएगा शेष बचेगा 9, और अगर 164 को डिवाइड करिएगा तो शेष बचेगा कितना 20। तो मेरे भाई 105 में से 9 घटाइएगा कितना आ जाएगा 96, ठीक है। 164 में से 20 घटाइएगा कितना 144। क्लियर है बात। अब वह बड़ी से बड़ी कहने का मतलब HCF, तो इन दोनों नंबर का अगर आप HCF निकालेंगे यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 96 को काटे और 144 को काटे, तो ऑप्शन से देख लीजिए 96 और 144 को। 36 से तो 96 कटेगा नहीं, 24 चौक 96, बड़ी से बड़ी बोला है तो पहले 48 को चेक कीजिए। 48 से डिवाइड करिएगा तो 48 से 96 भी कटेगा, 48 तिया 144 होता है, यानी इन दोनों नंबर का HCF कितना हो जाएगा 48। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। देखें का 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और सेकेंड इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का इन दोनों को का HCF x प्लस ए है। यार इन दोनों का अगर HCF x प्लस ए है, इसका मतलब HCF से ये भी पूरा पूरा कटेगा और HCF से ये भी। जैसे हम बोले कि 6 और 8 का HCF 2 है, 6 और 8 का HCF 2 है, यानी कि 2 से ये नंबर भी पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा 0। 6 से 8 भी पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा कितना 0। तो वही का ये दोनों जो एक्सप्रेशन है इनका HCF x प्लस ए है, यानी x प्लस ए से इसको डिवाइड कीजिएगा, पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। x प्लस ए से इसको डिवाइड कीजिएगा, पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना माइनस ए, माइनस ए पुट कीजिएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा यानी 2a स्क्वायर, माइनस ए गुना 5 माइनस का 5a और माइनस का 12। जैसे ही x का वैल्यू पुट कीजिएगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब देखें यार यहाँ से अब आपको a का वैल्यू निकालना है तो ऑप्शन से ट्राई कर ले, सेकेंड वाला में a का x का वैल्यू रखने का जरूरत है नहीं। आपको a पूछा है तो ऑप्शन में तो a का ही वैल्यू दिया होगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिए किस नंबर को लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। पहले पॉजिटिव नंबर चेक कीजिए, कितना है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 माइनस 4 पचे 20 माइनस 12,
ये 32 माइनस 32 बराबर क्या हो गया 0, यानी लेफ्ट बराबर राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 के जगह 4 लीजिएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखें यहां बोला ए का 5%, ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 ऑफ ए का 6% प्लस बी का 8%। अब जरा गौर से देखिए, बराबर के दोनों साइड परसेंट कॉमन हो जाएगा, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब क्रॉस कीजिएगा तो 3 से दोनों में बारी बारी, तो 3 पचे 15 ए प्लस 3 चौक 12 बी, 2 से दोनों में बारी बारी, 2 छक 12 ए प्लस 2 अठी 16 बी। अब सेम वेरिएबल को एक साइड, 12 इधर आके 15 में से घटेगा 3 ए, 12 बी इधर जाके 16 बी में से घटेगा 4 बी। अब वेरिएबल को एक साइड लाइएगा तो ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 4/3, यानी 4:3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% वृद्धि हो गया। 35% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। प्राइस जो है 35% बढ़ गया, यानी पहले प्राइस 100 था, 35 बढ़कर हो गया कितना 135। अब आगे का, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए ताकि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यार व्यय पर कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए का खपत यानी क्वांटिटी में कितना कमी करे। तो आपको एक चीज पता होगा कि सर अगर खर्च को कांस्टेंट रखना है ना तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, यानी घटेगा बढ़ेगा, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे प्रैक्टिकली कई बार प्याज उज का कीमत बढ़ जाता है, तो जैसे ही रेट बढ़ता है आप कम प्याज खरीदने लगते हैं, और अगर रेट घट जाता है तो सामान ज्यादा लेकर आना शुरू कर देते हैं। यानी कि खर्च अगर कांस्टेंट रखना है ना तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होगा। प्राइस का रेशियो 100:135 है तो क्वांटिटी का रेशियो 135 अनुपात क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, यानी पहले 135 केजी सामान खा रहे थे तो आज खा रहे 100 केजी, कितने का कमी हो गया 35 का, तो 35 का कमी किए 135 पे, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, लगभग वैल्यू पूछा है तो इसको काटिए 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 सते 35, 700/27 लगभग, यानी कि 26, 676, 27, यानी लगभग 700 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग भाग उग दे के चेक कर लीजिएगा, लगभग वैल्यू लेना है। ठीक है, देखिए का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है। एक बेलनाकार बर्तन है का इस बेलनाकार बर्तन का जो व्यास रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब का इसमें तेल रखा हुआ है, एक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए हैं। एक गोला जो है इसका रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस है कितना 1.5 सेंटीमीटर का, इसको बेलनाकार बर्तन में डाला गया है। बताएं तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी। समझिए एक बात, देखें यार पहले से इस बर्तन में तेल सपोज भरा हुआ था, अब कहा कि इस बर्तन में आपने कुछ गोले डाल दिए, कुछ गोले, कितना गोले ये नहीं पता है, कहा कुछ गोले इसमें डाले तो पहले से तेल इतना था, यहाँ तक तेल भरा हुआ था। कहा जैसे ही आपने कुछ गोले डाले, कितने गोले डाले ये नहीं पता, कहा कुछ गोले डाले तो तेल का जो स्तर है ना, ये तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। ये तेल का जो स्तर है ये 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2 सेंटीमीटर, तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। क्लियर है बात।
तो कहा कितने गोले आपने डाले हैं। तो देखें यार एक चीज बस बताइए, ये जो तेल का स्तर इतना बढ़ा है ना, ये जो इतना तेल बढ़ा, ये किस वजह से इतना तेल बढ़ा। तो आप बोलेंगे सर कुछ हमने लोहे के गोले डाले या कुछ गोले डाले हैं जिसके कारण तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब है कि इस तेल का जो आयतन होगा, तेल का जो आयतन होगा, ये तेल का आयतन गोले के आयतन के बराबर, डाले गए गोले के आयतन के बराबर। ओके, तो आप बताना इस तेल का आयतन कितना। तेल बेलनाकार बर्तन में है तो इस तेल का आयतन यानी बेलन का आयतन होगा पाई आर, रेडियस है 6 तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितना बड़ा है 2। और ये जो तेल इतना बढ़ा है ये किस वजह से बढ़ा, कुछ गोले डालने के कारण। तो एक गोले का आयतन कितना होगा 4 पाई/3 r³ एक गोले का आयतन इतना, और ऐसे ऐसे कितने गोले डाले हैं हमने, मान लिया n गोले, तो n गोले का आयतन इतना, और दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बराबर। क्लियर। अब काटा पीटी कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल होगा, 6 का स्क्वायर 36 गुना 2, 3 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, यहाँ 1.5 है तो 15/10 गुना 15/10 गुना 15/10 गुना n। अब काट पीट कर लीजिए यार, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ओके, अब 3 तिया 9 से काटिएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो n बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 चौक 64। कहीं गड़बड़ है क्या यार, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 5 तिया 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब 3 तिया 9 चौक 36, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कहीं दिक्कत हो गया यार, दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ जो 4 है ये 4 कौन लिखेगा, खत्म आदमी। कहाँ पे अरेंज करें, यहाँ पे ये 4 होगा ना, तो इस 4 से ये 4, आप लोग थोड़ा अच्छे से करिएगा यार, इस पे हमको पढ़ाने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। जैसे तैसे आप लोगों को डिस्कशन लोग बार बार जिद करता है, जिसके वजह से करा भी देते, नहीं तो थोड़ा सा भी जी नहीं करता, सच बता रहे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो n बराबर हो जाएगा कितना 16, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बस यहाँ पे एक चीज कैलकुलेशन आप लोग सही से कीजिएगा। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान में ये रखना था कि तेल का स्तर जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, और ये तेल का स्तर जो 2 सेंटीमीटर बढ़ा, इसका रीजन क्या था, आपने कुछ गोले डाले थे। कुछ गोले, कितना गोले पता नहीं, हमने माना n गोले डाले, तो इस तेल का जो आयतन होगा, इस तेल का आयतन डाले गए गोले के आयतन के बराबर। तेल बेलनाकार बर्तन में भरा है तो इस तेल का आयतन यानी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितना बढ़ गया 2, और ये जो तेल का आयतन है ये डाले गए गोले के आयतन के बराबर, तो एक गोले का आयतन 4 पाई/3 r³, एक गोले का आयतन इतना, और ऐसे ऐसे कितने गोले डाले, n गोले। बस इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। क्लियर है बात, चलें आगे। देखिए का एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात है 3:2, कितना 3:2, सेकेंड पेज में होगा। देखिए दिया था तांबा यानी कॉपर और टीन के मात्रा का रेशियो 3:2। आगे का इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा यानी कॉपर मिलाया गया। अगर कॉपर मिलाए हैं 250 ग्राम तो का इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन के मात्रा का 2 गुना है। तांबा जो है ये टीन के मात्रा का कै गुना हो गया, 2 गुना हो गया। आप एक चीज बताएं, अगर इस मिक्सचर में कॉपर मिलाए हैं ना तो टीन के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टीन को इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए 2 से गुना कीजिएगा, 2 1 कम 2, और ये 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। क्लियर है। आप देखें कॉपर पहले था 3, अब हो गया 4, यानी कॉपर का मात्रा कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, पर एक्चुअल में बढ़ाए हैं कितना 250 ग्राम, 1 यूनिट 250 ग्राम। तो कहा मिश्र धातु में टीन का मात्रा, टीन है कितना 3, तो दोनों जगह इक्वल है, 2 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 250 ग्राम, तो 2 यूनिट बराबर 250 दूना 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी।
देखें पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में करता है। पी काम को 10 दिन में कर देगा, क्यू 12 दिन में, एंड आर जो है ये काम को 15 दिन में करेगा। 10, 12, 15 का एलसीएम 60, 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौक 60। अब आगे का वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों बाद पी काम छोड़ देता है और काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। इसको करने का 2 तरीका है। एक तो पहले भी इस तरह के सवाल हमने आप लोगों को कराया है कि जो आदमी काम करके जाएगा उसका काम घटाइएगा और जो आदमी काम छोड़ कर जाएगा उसका काम जोड़िएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, जैसे कहा काम कितने दिनों में पूरा होगा, हमने मान लिया काम जो है ये टी दिन में पूरा हो जाएगा। शुरू से अंत तक काम टोटल कितने दिन तक चला, टी दिन तक काम खत्म हो गया। आप बताएं पी 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, पी 1 दिन में 6 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 6 दूना 12 काम। अब आगे का क्यू जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, क्यू काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। पूरा काम अगर टी दिन में समाप्त हुआ है, पूरा काम टी दिन में समाप्त हुआ, क्यू 3 दिन पहले चला गया, तो क्यू काम किया होगा 3 दिन कम, यानी टी माइनस 3 दिन। क्यू 1 दिन में 5 काम, तो टी माइनस 3 दिन में कितना, 5 से गुना। अब कहा आर 1 दिन में 4 काम करता है, आर के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी आर शुरू से लेकर अंत तक काम किया, यानी आर टी दिन तक काम किया है। आर 1 दिन में 4 काम, तो टी दिन में कितना, 40 काम। काम समाप्त हो गया, अर्थात टोटल काम कितना, 60। अब यार ये है 12 प्लस 5t माइनस 15 प्लस 4t। अब ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 12 में से 15 गया, माइनस 3 उधर जाके जुटेगा, हो जाएगा 63, 9 7 63, यानी टी बराबर 7 दिन। टोटल काम चला कितने दिन तक, 7 दिन तक। ऑप्शन बी। देखिए कहा खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और पाइप बाई है। पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर देगा। एक्स जो है 2/3 भाग कै घंटा में, 10 घंटा में, तो एक्स पूरा टैंक को भरेगा 15 घंटा में। कहा बाई जो है 5 घंटे में 1/6 भाग, 1/6 भाग 5 घंटे में, तो बाई पूरा टैंक को 6 5 30 घंटे में भर देगा। 15 30 का एलसीएम 30, 15 दूना 30 एकम, यानी 1 से 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, बाई 1 घंटा में 1 लीटर। का दोनों पाइप अपने संबंधी स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हैं, तो खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगा। देखिए यार 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, बाई 1 घंटा में 1 लीटर, दोनों मिलकर 1 घंटा में 3 लीटर, तो 30 लीटर कै घंटा में, 30/3, यानी 10 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर है 25 रुपया। कहा 2 डिफरेंट बैंक में, 2 अलग अलग बैंकों में आपने 5,000 रुपए जमा किए और बैंक ने आपको 2 साल के बाद जो ब्याज दिया ना, उन ब्याज का डिफरेंस 25 रुपया का है। तो दोनों बैंक की ब्याज दर के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहला बैंक का ब्याज दर है, पहला बैंक का रेट है R1% और दूसरा बैंक का रेट है R2%। आप बताना 5,000 रुपए पर पहला बैंक से R1% के दर से 2 साल का ब्याज, R1% के दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2R1%। ओके। दूसरा बैंक में जो आपने 5,000 रुपए जमा किए, तो दूसरा बैंक R2% के दर से 2 साल का ब्याज देगा कितना, 2R2%। ओके ना। और इन दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है, इन दोनों ब्याज का डिफरेंस आपको दिया है कितना, 25 रुपया। ओके। अब परसेंट से मेरे भाई 2 जीरो कैंसिल, यहाँ परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 50 दूना 100 R1, यहाँ भी 50 दूना 100 R2, 100 कॉमन कर लीजिएगा, तो अंदर R1 माइनस R2 बराबर 25, तो R1 माइनस R2 बराबर 25/100, 25/100 यानी 0.25%। दोनों बैंकों के जो रेट है, इन दोनों रेट का डिफरेंस कितना आ गया, 0.25%। देखिए कहा सोहन की आयु पर्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहन की आयु पर्थ के 2 आयु से 4 वर्ष अधिक था। देखें यार बीच वाला जो डाटा है ना, ये डाटा
सुपरफ्लुअस है, ये गलत डाटा, ये एग्जैक्ट पेपर में पूछा गया सवाल है, ऐसा ही सवाल था, ये लैंग्वेज गलत था, ठीक है ना, यहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, यहां तक ये लैंग्वेज गलत है, एग्जैक्ट पेपर में भी ऐसे ही पूछा था। ठीक है, चले देखें। कहा सोहन की आयु पर्थ से 10 वर्ष कम है। सोहन का जो एज है ना, ये पर्थ से 10 साल कम है। पर्थ का एज अगर x है तो सोहन का एज 10 साल कम, यानी x माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये प्रेजेंट का कहानी है। अब आगे कहा 8 साल पहले सोहन की आयु पर्थ के दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। 8 साल पहले सोहन का एज क्या होगा, तो प्रेजेंट में x माइनस 10 है, तो 8 साल पहले सोहन का एज क्या होगा, 8 घटाइएगा। 8 साल पहले पर्थ का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 8। तो सवाल में कहा 8 साल पहले सोहन की आयु पर्थ के दोगुनी आयु से 4 साल अधिक थी। जैसे जैसे बोला लिख लिए। 8 साल पहले सोहन का जो एज था वो पर्थ के एज के दोगुना से 4 वर्ष अधिक था, तो ये x माइनस 18 बराबर 2x माइनस 8 दूना 16 प्लस 4। अब यार देखें आराम से, x माइनस 18 बराबर 2x माइनस क्या हो जाएगा 12। x इधर आके घटेगा, x इधर आके घटेगा, कितना हो जाएगा x माइनस 12 इधर आके घटेगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर है यार, क्या एरर है, ये चीज तो क्लियर हो नहीं पा रहा है यहाँ पे लैंग्वेज में। 1 मिनट ऐसे करके देखिए। तो कहा सोहन की आयु पर्थ से 10 वर्ष क्या है, कम है। तो यार सोहन का प्रेजेंट एज अगर 1 साल है तो पर्थ का एज जो है, सोहन का एज पर्थ से 10 साल कम है, यानी कि पर्थ का जो एज होगा सोहन से 10 साल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। 8 साल पहले सोहन की आयु, 8 साल पहले सोहन का एज कितना होगा, x माइनस 8। 8 साल पहले पर्थ का एज क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 माइनस 8। अब कहा 8 साल पहले जो सोहन का एज है ये पर्थ के एज के दोगुना से 4 वर्ष अधिक था। पर्थ के एज के दोगुना से 4 वर्ष अधिक है, तो x माइनस 8 बराबर x प्लस 2 गुना 2 प्लस 4। अब ये x माइनस 8 बराबर 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 8 बराबर 2x प्लस कितना 8। अब x इधर आके घटेगा। यार देखें निगेटिव आ जा रहा है यार, x बराबर माइनस 16, यानी इस सवाल में जो है ना एग्जैक्ट लैंग्वेज क्लियर है नहीं। इस सवाल को काट दीजिए, ये पेपर का ही पूछा हुआ सवाल था, ऐसे ही कुछ लैंग्वेज इसमें एरर है। ठीक है, इसको रहने दें, फालतू दिमाग खराब कर दिया यार। देखें कहा एक घर से 2 बसें जो है का एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है। एक घर से 2 बस जो है, सपोज यहाँ से 2 बसें जो है 15 मिनट के अंतराल पे चलती है। जैसे एक बस यहाँ पर है तो दूसरा बस 15 मिनट पहले खुल चुकी थी, यानी कि 15 मिनट में यहाँ पहुंच गई है। ओके, कहा कि एक घर से 2 बसें जो है 15 मिनट के अंतराल पे निकलती है। एक बस यहाँ है तो दूसरा बस यहाँ, और इन दोनों बसों के बीच का फासला है कितने मिनट का, 15 मिनट का। आगे सवाल में कहा घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी ज्यादा गति से चलना पड़े ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पे मिल जाए। यानी कि महिला यहाँ से चली है, पहला बस महिला को मिली। सवाल में कहा कि महिला कितना तेज गति से चले ताकि दूसरा जो बस है इसको 10 मिनट के अंतराल पे मिलती है। कै मिनट के अंतराल पे, 10 मिनट के अंतराल पे। कहने का मतलब हुआ कि बस जिस डिस्टेंस को 15 मिनट में तय करेगी, इसी डिस्टेंस को महिला कै मिनट में कवर कर लेगी, 10 मिनट में। एक बार फिर से कहा कि यहाँ घर से 2 बसें जो है 15 मिनट के अंतराल पे चलती है। पहला बस चली है 15 मिनट में, सपोज इतना दूरी तय करके यहाँ पर आ गई। अभी दूसरा बस जो है घर पे है। का महिला जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक बस मिली। अब का महिला को कितना तेज गति से चलना चाहिए ताकि ये बस जो है महिला को कै मिनट में मिल जाए, 10 मिनट में मिल जाए। क्लियर है बात।
तो कहा कि महिला के गति में कितने का वृद्धि करना होगा। यानी देखें यार, जिस डिस्टेंस को बस जो है 15 मिनट में तय करेगी, उस दूरी को महिला कै मिनट में तय कर लेगी, 10 मिनट में। तो ये दूरी कितना है, तो बस का चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 15 मिनट, तो आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड, 15/60 यानी 1/4 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 25/4 किलोमीटर। अब इस दूरी को महिला कितने समय में तय करेगी, 10 मिनट में। तो महिला का चाल क्या हो जाएगा, महिला का चाल होगा दूरी बट्टा समय, 10 मिनट है यानी 1/6 घंटा हो जाएगा। तो ये 25/4 गुना कितना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75/2, 75/2 यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये महिला का चाल है 37.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल का महिला को कितना ज्यादा गति से चलना होगा, तो महिला का चाल है 37 और बस का चाल है कितना 25, 37 में से 25 गया यानी 12.5 किलोमीटर पर आवर जो है बस से तेज चलना पड़ेगा, तभी जाके जिस दूरी को बस 15 मिनट में तय करती है, महिला कै मिनट में कर लेगी, 10 मिनट में। क्लियर है। ऐसे कुछ लोगों को ये कहानी समझ में नहीं आया होगा, तो आप ऐसे इस सवाल को कर देखिए। बस ध्यान में ये रखना है कि एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 के गति से चलती है। ठीक है, फिगर उगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी ज्यादा गति से चलना पड़े ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। पहला बस यहाँ है, दूसरा बस, दोनों कहा पहला बस घर पे है। ठीक है, 15 मिनट पहले ये पहला बस चली है। ठीक है, अब का एक महिला विपरीत दिशा से आ रही है, इस बस से मिली। कहा कि अपना चाल कितना बढ़ा दे ताकि दूसरा बस से जो है 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। क्लियर है। इसका मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि बस जिस डिस्टेंस को 15 मिनट में तय करेगा, बस जिस दूरी को 15 मिनट में तय करेगा, महिला उस दूरी को कितने मिनट में तय कर लेती है, 10 मिनट में। ठीक है, तो देखें यार, महिला का चाल पहले निकाल लेते हैं। तो बस 25 के चाल से चलकर 15 मिनट यानी 1/4 घंटे में दूरी तय करेगा कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। महिला का चाल मान लेते हैं भी किलोमीटर पर आवर। भी के चाल से चलकर महिला 10 मिनट यानी 1/6 घंटा में दूरी तय करेगी कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। 2 तिया 6, 2 दूना 4, क्रॉस कीजिएगा तो 75/2 यानी महिला का चाल आ गया कितना, 37.5 किलोमीटर पर आवर। महिला का चाल है 37.5, पर यहाँ सवाल में बोला कि महिला को कितनी ज्यादा गति से चलना होगा। बस अगर 25 के चाल से चल रहा है तो महिला 37 के चाल से चलेगी, 37.5 के चाल से चलेगी, यानी कितना ज्यादा चाल से चलना होगा, 12.5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चाल से चलना होगा। 2 से 37 दूना 12.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा सवाल था, इसको कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल कल भी सेट में एक आएगा। बस आप ये देखिएगा कि बस जो दूरी 15 मिनट में तय कर रही है, वही दूरी महिला कितने मिनट में, 10 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे। का एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है। 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन यानी 12 पेंसिल 25 रुपया में, 12 पेंसिल 25 रुपया में, तो एक पेंसिल कितना में खरीदेगा, 25/12 रुपया। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। का 5 पेंसिल 12 रुपया में बेचता है। 5 पेंसिल 12 रुपया में, तो एक पेंसिल कितना में बेचेगा, 12/5 रुपया में। ये आ गया एक पेंसिल का क्रय मूल्य, ये एक पेंसिल का भी क्रय मूल्य। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 पचे 125, 12 12 144, यानी क्रय मूल्य खरीदी है 125 में, बेच दी 144 में, कितने का प्रॉफिट हो गया, 19 का प्रॉफिट हो गया। 19 का प्रॉफिट हुआ है कितना पर, 125 पर परसेंट, तो 100 से गुना। 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 19 चौक 76, 19 चौक 76/5 यानी कि 5 1 का 55 25, 5 दूना 10, 15.2% लाभ, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए का 48 रुपए में एक बैग को बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए बैग कितना में बेचना होगा। 48 रुपए में बेचती है, 20% हानि हो गया तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। 48 में बेची, 20% हानि हो गया यानी विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कीजिएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। का 20% लाभ अर्जित करने के लिए बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। का कितना में बेचे कि 20% लाभ हो जाए तो 120% में बेचना होगा। काट पीट कर लीजिएगा। 20 चौक 80 या 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काटिएगा 24 दूना 48, 24 तिया 72 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि हो गई। 20% हानि हो गया यानी कि बेच दिया है कितना में, 80% में, पर एक्चुअल में बेचा है कितना, 48 रुपया। 80% 48 का 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। 20% लाभ कमाने के लिए बेचना होगा 120% में, यानी 48/80 गुना 120। सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए देखिए का 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है। बॉयज 2 यूनिट, गर्ल्स 3 यूनिट, टोटल विद्यार्थी 5 यूनिट पर दिया है 50, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 10। 1 यूनिट 10 है तो लड़का हो जाएगा 20 और लड़की का संख्या 30। अब आगे का लड़कों का औसत अंक 60 है। मेरे भाई 20 लड़का का औसत 60 है तो योग कितना होगा, 20 गुना 60। 30 लड़की का औसत 70 है तो 30 लड़की का टोटल अंक कितना, 30 गुना 70, और दोनों को मिलाकर टोटल कितने बच्चे हो गए, 20 और 30 50। 50 बच्चा के अंकों का योग इतना तो औसत कितना, 50 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 6 दूना 1200, यह है 7 तिरिक 2100, 12 और 21 कितना हो जाएगा, 3300 बट्टा 50। काटिएगा 0 से 0, 5 36, 5 36 यानी 66, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का के का मान क्या है जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है यानी a1 बट्टा a2 इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होगा। अब यार इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए। a1 यानी कितना है 16, a2 कितना है 12, बराबर b1 कितना है -12 और b2 कितना है प्लस का k। अब 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, के बराबर 3 तिया 9 माइनस का 9, ऑप्शन नंबर सी। देखिए P बट्टा B बराबर C Q बट्टा C माइनस A बराबर R बट्टा A माइनस B। तीनों भिन्न आपस में बराबर है तो इन तीनों के बराबर के मान लीजिएगा। तो बताइए P बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो K इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली Q बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू सी माइनस ए, एंड R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू ए माइनस बी। अब इन दोनों इक्वेशन, चूंकि P प्लस Q प्लस R पूछा है, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कीजिएगा तो K तो कॉमन हो जाएगा। अंदर अगर इन सबों को ऐड करेंगे, ऐड करिएगा तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या बचेगा 0। तो K माइनस 0 क्या हो गया 0, यानी P प्लस Q प्लस R बराबर 0। देखिए x बराबर दिया है, x बराबर है r cos थीटा इंटू कॉस फाइव। y बराबर दिया है कितना, r साइन थीटा, सॉरी r cos थीटा इंटू साइन फाइव, और आपको z बराबर दिया है r साइन थीटा। सवाल बोला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो देखें यार, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक फॉर्म को एक साथ अरेंज करके दे दे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को अलजेब्रिक फॉर्म में दिया है
तो वहाँ वैल्यू पुटिंग आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू दिया है तो x स्क्वायर यानी इन सबों का स्क्वायर आप निकालने लग गए, सवाल कभी सॉल्व नहीं होगा पर काफी टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को अलजेब्रिक फॉर्म में मिक्स करके दे तो एंगल पुट कर लीजिएगा। आप देखें बाएं से दाएं तक देखिए केवल साइन कॉस है, केवल साइन कॉस है और दो एंगल है थीटा और फाई। तो आप एंगल के जगह जो दिल करे वो ले लीजिए। अगर थीटा 0 डिग्री लीजिएगा और फाई को कितना 90 डिग्री लेंगे तो देखें आर कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री कितना 1 इंटू कॉस फाई, फाई 90 है तो कॉस 90 डिग्री कितना 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 0। देखें आर कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री कितना 1 इंटू साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से बाई बराबर क्या हो गया 0। साइन फाई है मेरे भाई, फाई है तो यहाँ पे साइन फाई यानी साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो आर गुना 1 कितना आर। जेड बराबर है आर साइन थीटा है 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। तो जेड बराबर 0। तो मेरे भाई x 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 बाई आर है तो आर स्क्वायर और जेड 0 है 0 का स्क्वायर 0। तो 0 प्लस आर स्क्वायर प्लस 0 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य यानी एवरेज 58 है का उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है, 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 है। तो बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य परसेंट में दिया है कि 20% बच्चे का अंकों का माध्य 60 है, 30% का माध्य 40 है। परसेंट में दिया है तो हमने मान लिया टोटल 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, इन 100 का औसत 58 है तो 100 का टोटल अंक कितना औसत गुना संख्या 100 गुना 58 का 20% बच्चे का माध्य 60 है, 100 टोटल है 20% यानी 20 बच्चा के अंकों का माध्य 60 है तो योग 20 गुना 60। 30% का माध्य 40 है यानी 30 बच्चे का औसत 40 है तो 30 का टोटल योग 30 गुना 40 का शेष बच्चे। तो मेरे भाई 20 और 30 50 बच्चे का टोटल अंक कितना है। तो 100 बच्चे के टोटल अंक में से अगर 50 बच्चे का टोटल अंक घटा दीजिएगा तो क्या शेष 50 बच्चे का टोटल अंक नहीं बचेगा। यस 50 बच्चे का टोटल अंक कितना तो 50 बच्चे का औसत अंक कितना 50 से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 5800, ये कितना 6 दूना 1200 और ये 4 तिया 1200, 12 12 2400 अगर घटाइएगा तो बचेगा कितना 3400 बट्टा 50। 0 से 0 5 6 30 पनी 40 एवरेज 68। ऑप्शन नंबर सी। देखें यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 इज लेस देन 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 28 दूना कितना है 56 माइनस का 56 ऐसा दो अंक जिसको गुना करने पर माइनस 56 जोड़ने पर माइनस का x हो, माइनस का x यानी 1 हो, सॉरी गुना करने पर माइनस का 56 और जोड़ने पर 1 हो। ऐसा दो अंक है 8 सते 56 यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28 इज लेस देन 0। 2x कॉमन कर लीजिएगा यहाँ से तो बच जाएगा x प्लस 4, यहाँ से 7 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 4 इज लेस देन 0। अब यार x प्लस 4 दोनों जगह है तो x प्लस 4 अगेन कॉमन कीजिएगा तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 7 इज लेस देन 0। अब सुने यार x प्लस 4 अगर इस माइनस वाला टर्म को दाएं साइड ले जाइएगा, माइनस वाला टर्म दाएं साइड जाएगा, जैसे ही माइनस वाला को दाएं साइड ले जाइएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे है तो इधर हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस 4 को अब दाएं साइड ले जाइए, x प्लस 4 ये पॉजिटिव नंबर है, दाएं साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। बस माइनस वाला को दाएं साइड ले जाइएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन माइनस 4, यहाँ x क्या हो जाएगा -7 उधर जाके +7 2 जाएगा बट्टा में तो ये हो जाएगा। यानी कि x का रेंज क्या आ गया, x जो है -4 से बड़ा है, x -4 से बड़ा है और 7/2 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी।
देखिए का एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई की 1/3 है और एक अर्धगोले के आयतन के समान है, तो शंकु तथा अर्धगोले के त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखें एक शंकु है, ओके, का इस शंकु के आधार का जो रेडियस है ना, ये ऊंचाई का 1/3 है। तो ऊंचाई मेरे भाई अगर 3r है तो रेडियस तिहाई, 3r का तिहाई कितना हो जाएगा r, चूंकि रेडियस को r के फॉर्म में, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में रखना है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का रेशियो पूछा है तो r होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कहा रेडियस जो है वो हाइट का 1/3 है, तो हाइट अगर 3r है तो रेडियस तिहाई कितना हो जाएगा r। तो शंकु का आयतन क्या बनेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। का शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2π/3 r3, अर्धगोले का रेडियस स्मॉल r है तो आयतन 2π/3 r3 हो जाएगा और दोनों का आयतन बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, r गुना r स्क्वायर गुना r क्या हो जाएगा r3, और ये r3 बाएं साइड आएगा तो बट्टा में, दाएं साइड क्या बच गया 2, बट्टा में क्या आ जाएगा 3। अब यार बाएं साइड का अगर क्यूब हटाइएगा दाएं साइड क्यूब रूट हो जाएगा, यानी क्यूब रूट 2 और यहाँ क्यूब रूट 3, तो रेशियो क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है, यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत 19 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखें बोट का चाल दे दिया है 11 किलोमीटर पर आवर, का एक नाव जो है ये धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, तो मेरे भाई धारा के विपरीत नाव का चाल घटेगा, बोट माइनस वाटर, और धारा के विपरीत दिशा में जो है 19 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय, यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात, 9.5 किलोमीटर। कहा कि धारा की गति बताइए, तो कुछ नहीं यार, बोट का चाल 11 है माइनस W बराबर 9.5, तो W बराबर वाटर का चाल क्या हो जाएगा 9.5, इधर आके घटेगा तो 1.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10 और 15% छूट के बाद खरीदता है और 70 रुपए पैक कराने में खर्च करता है और 2000 में बेच देता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखें क्रयमूल है कितना, तो आप बोलेंगे सर 2000 रुपए मार्क प्राइस है, 2000 रुपया क्या है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है, 10% और 15% दो लगातार छूट के बाद खरीदा। पहला छूट 10% मिला तो खरीदा 90/100 में, अगेन दूसरा छूट 15% मिला तो खरीदा 85/100 में, यानी दो लगातार छूट मिलने के बाद खरीदा है इतना में, इतना तो कैश पेमेंट कर दिया और सामान खरीद लिया, और पैक कराने में 70 रुपए खर्च हुआ है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वस्तु को खरीदने के अलावे उसको लाने ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य बनता है। तो इतना तो कैश पेमेंट देके वस्तु खरीद लिए, 70 रुपए पैक कराने में खर्च कर दिए। अब यार देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 बचे 100, 17 बचे 85, ओके, 9 सत्ते 63, 9 6 15 अब प्लस 70, तो ये हो जाएगा कितना 1600 रुपए। आगे कहा 2000 रुपए में बेच दिए, 2000 रुपए में बेच दिए, 1600 में खरीदे, 2000 रुपए में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो गया कितने का 400 का, कितना पर क्रय मूल्य 2000 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 20 से 20 20 20 400, यानी कि 20% लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए। कोई लाभ नहीं हुआ, यानी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है क्या यार, 20 तो है नहीं, देख लीजिए गुना भागा करने 16 4, 400 का लाभ, पगला उगला है कहा, क्रय मूल्य पर न होता है, 400 का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना 1600, परसेंट तो 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 से 25 चौक 100, यानी 25%, ऑप्शन नंबर बी, ओके।
तो चलिए यार, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। और अगर कोई गुस्ताखी हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा यार, इस पे सच बता रहे, हमको पढ़ाने का दिल नहीं करता है, थोड़ा भी मजा आता है नहीं इस पे पढ़ाने में। तो जैसे भी हो सकता है, जितना भी हो रहा है सही है, आप लोग खुद से भी अपना एफर्ट लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, गुड नाइट।